चलिए आप लोगों का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ तक बता दिया था, उसको संतुलित करने की विधि वहाँ तक हम इसमें करवा दिए थे। अब आगे हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया को अगला टॉपिक में आएंगे। संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का उपयोग करके हम लोग संतुलित कर लेंगे। आगे आज जो है रासायनिक विधि को और अधिक उपयोगी हम लोग बना सकते हैं। कुछ ऐसे मैथ हम लोग ऐसा यूज करेंगे जिससे रासायनिक समीकरण को और अधिक ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे हेडिंग है आपका, यही है रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। तो उसमें पहला है क्या, तो पहला हम लोग कैसे बना सकते हैं उपयोगी, उसको अभिकारकों एवं प्रतिफलों को जो इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी देकर जो है उसको हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि संकेत सूत्र है ना, उसको सॉलिड उसके बगल में जो है ठोस के लिए एस, द्रव के लिए लिक्विड यानी कि एल तथा गैस के लिए जी का प्रयोग करके हम लोग जो है उसको उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके जल बनाता है तो इसके बगल में हम लोग, चूँकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, इसलिए बगल में जी लिख देंगे। ऑक्सीजन भी गैस है, इसके बगल में जी लिख दिए, और इससे जो वाटर बना इससे एल। तो इस तरह से हम लोग इसको और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। अब यह ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी की जानकारी देकर भी इसको कर सकते हैं, उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और साथ में ही और बहुत सारा जो एनर्जी देता है ऑक्सीजन, मतलब हीट प्रोवाइड करता है। तो इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी कि उसमें ऊष्मा लगा दिए तो इसका मतलब ये और ज़्यादा उपयोगी हो गया ना। दूसरा है ऊष्मा शोषी, यानी कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एनर्जी लगता है, ऊर्जा लगता है ऊष्मा, और लग करके फिर ये नाइट्रोजन बनाता है। तो इसी का ऊष्मा सोख रहा है, ऊष्मा शोषी हो गया। अब उसके बाद आगे है कि गैस उत्पत्ति की जानकारी देकर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, उपयोगी बनाएंगे। तो अभिक्रिया जो उत्पन्न होता है ना, उसको अपर, है ना, एरो के अपर साइड का उपयोग करके हम लोग उसको उपयोगी ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे कि जिंक और ये है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिल करके जिंक सल्फाइड ये हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को देखिए ऊपर का साइन दे करके इसको सूचित किए, और इससे क्या अभिक्रिया और ज़्यादा उपयोगी हो गया है। ये क्या लेड नाइट्रेट। अब तो लेड नाइट्रेट जब हम लोग गर्म करेंगे ना, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से भी अभिक्रिया को हम लोग जैसे देखिए, लेड नाइट्रेट गर्म किए तो इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और ये ऑक्सीजन गैस बना। तो इससे हम लोग इसको ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। इसको गैस है चूँकि, तो एरो अपर एरो का उपयोग करके हम लोग जो है इसको और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। ये भी जैसे कि देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, इसको भी गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ऑक्सीजन गैस को ऊपर एरो का दे करके इसको और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। अब आगे बोला कि अवक्षेप की अभिक्रिया जो है, अवक्षेप की जानकारी देकर, उत्क्रमणीयता की जानकारी देकर, है ना, देखो समझना, जो अवक्षेप है उसको एरो डाउन दे करके ना इसको सूचित करते हैं, और इसको और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो उसको ये क्या है, अवक्षेप बनता है और जम जाता है, नीचे बैठ जाता है रिएक्शन में। तो इसको बोलते हैं अवक्षेप, और अवक्षेप की जानकारी देकर के इसको और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब आगे देखिए, अब उसके बाद जो है क्या करेंगे कि अब इसमें अभिक्रिया का जो शर्त की जानकारी देकर देखेंगे। जैसे कोई भी अभिकारक है, उसमें कोई शर्त लगा दिए कि ताप इतना देंगे या दाब इतना देंगे या फिर इस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तो प्रतिफल का निर्माण होगा। तो कोई शर्त का दे करके हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे जब नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना, आपस में रिएक्शन करता है तो इसके लिए आपको मोलिब्डेनम या लोहा का चूर्ण है, ये दोनों उपयोग चाहिए, ये दोनों शर्त के रूप में है। यानी जब तक आप ये दोनों दीजिएगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये शर्त ये करने पर जाकर अमोनिया बनेगा। इस प्रोसेस को हाइबर विधि बोलते हैं। अब आगे बोला कि उत्क्रमणीयता की जानकारी हम लोग ऐसे देते हैं, ऐसा साइन, मतलब ये उत्क्रमणीयता हो गया, ठीक है। ये चिन्ह द्वारा हम लोग इसे सूचित करके देंगे। जैसे कि नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, आपस में मिलकर के अमोनिया बनाता है, तो इसलिए बीच में इसको क्या दिए, इसमें उत्क्रमणीयता की जानकारी दे दिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आगे। अब आगे है, हाँ, विभिन्न प्रकार की अब अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसका भी रिएक्शंस का टाइप।
तो पहला रिएक्शन का टाइप आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो बोला कि अब बोला नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संयोजन यानी कि जोड़ना, है ना। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, इसमें दो तत्व भाग ले रहा है। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसमें एक तत्व यानी कि ऑक्सीजन तत्व है और सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक है, आपस में मिल करके ये बना रहे हैं जुड़ करके। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है नहीं, हाँ, यानी कि इसमें भी ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है ना, दोनों यौगिक है आपस में। तो दो यौगिक के बीच रिएक्शन हो रहा है तो ये बना रहा है, ये भी दो यौगिक है, दो यौगिक के बीच, ठीक है। अब इसमें ये भी देखो, ये भी यौगिक है, आपस में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। अब आगे पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन मतलब जैसे कि संयोजन मतलब जोड़ना, तो वियोजन मतलब क्या, अलग होना। इसमें क्या है कि एक बड़ा अणु जो टूट करके दो या दो से अधिक अणुओं में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपस में टूट करके अलग अलग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट, इसको भी जब आप लोग गर्म करेंगे, है ना, जैसे इसको भी गर्म कर रहे थे तो ये भी टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा था। उसी तरह से ये भी जो लेड नाइट्रेट है, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, जो कि पीला कलर का रहेगा, है ना, पाउडर जैसा रहता है पीला कलर, और वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाता है। अगर मान लीजिए इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के गर्म करेंगे तो लेड नाइट्रेट बनेगा और इसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, और इसमें से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेंगे और ये पीला पाउडर की तरफ नीचे जम जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा ये पोटेशियम क्लोरेट, है ना। पोटेशियम क्लोरेट को भी जब गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसको अगर मान लीजिए कि आप बैलेंस्ड कर दे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या रहता है कि अपघटन ही करेंगे, वियोजन यानी अपघटन ही करेंगे, बट अपघटन करने में इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का प्रयोग होता है, विद्युत का प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे कि NaCl है, इसमें जब हम लोग इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय, इसमें जल थोड़ा सा मिला देंगे, मिला करके करंट प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा अलग अलग, है ना। दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया ये क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें सक्रियता श्रेणी में नीचे मौजूद धातु को ऊपर मौजूद धातु द्वारा उसके लवण से विस्थापित कर दिया जाता है ना, इसको एकल विस्थापन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सक्रियता श्रेणी को ध्यान से देखेंगे। सबसे सक्रिय धातु ज़्यादा है सोडियम, फिर कैल्शियम होता है, फिर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फिर लोहा है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है। ये देखो, ये ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ऊपर और जितना भी है वो धातु से अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, बट नीचे वाला अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम, जो अगला चैप्टर आएगा ना धातु एवं धातु उसमें पढ़ेंगे बट इसमें जो ऊपर जो है जैसे कि सोडियम है, ये पोटेशियम ले लिए, सोडियम और मैग्नीशियम ले लिए, तो जो है क्या करेगा, इस सोडियम मैग्नीशियम में से कि लवण में से मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए लोहा है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का लवण है ना जी, उसमें जब हम लोग लोहा रखे हैं तो उसके लवण से यानी उसकी जल से, देखो समझ यहाँ देखो, लोहा नीचे है तुम्हारा, जो है ये जो सक्रियता श्रेणी है उसमें लोहा नीचे मौजूद है ना, ऊपर है और कॉपर यहाँ नीचे है। कॉपर और लोहा यही दो था ना, तो कॉपर नीचे है इसलिए इसमें लोहा बरियार हुआ, ऊपर ज़्यादा सक्रिय है लोहा, तो जो लोहा ज़्यादा सक्रिय है तो क्या करेगा, कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर देगा। यानी कि जैसे देखिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन को ये डिस्चार्ज कर देगा यहाँ से और कॉपर को अलग विस्थापित कर देगा। तो यानी कि ये जो है ये आपका जो ये है इससे रिएक्शन कर लेगा,
और फिर इसको जो है बाहर फेंक देगा। जैसे कि देखिए ये लोहा सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, वो विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये आज तक इतना ही रहेगा। ये आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, सॉरी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आगे कल पढ़ेंगे हम लोग जो है द्विविस्थापन जो है कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।